जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट टू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आप सभी को भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक लक्षण, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यहां से क्वेश्चन बहुत ही टफ बनते हैं। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग जानने वाले हैं भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण या एकात्मक लक्षण, दोनों चीज़ को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या जानते हैं संघात्मक लक्षण। संघात्मक लक्षण या विशेषता भी कह सकते हैं आप, या विशेषता भी कह सकते हैं। इसके बाद जानेंगे एकात्मक लक्षण। एकात्मक लक्षण मैंने कहा कि इसको आप विशेषता भी कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संघात्मक और एकात्मक लक्षण क्या है। देखिए, संविधान है, भारत का संविधान संघात्मक है तो क्यों है, और भारत का संविधान एकात्मक है तो क्यों है, इसी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि संघात्मक होता क्या है। आप लोग नाम सुनते होंगे संघात्मक और एकात्मक, फिर आप सोचते होंगे कि संघात्मक और एकात्मक ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि संघात्मक क्या होता है। संघात्मक कहिए या संघात्मक शासन व्यवस्था कहिए। तो देखिए, संघात्मक क्या होता है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि संघात्मक लक्षण पढ़ रहे हो लेकिन संघात्मक का मतलब क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो देखिए, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कई लोग मिलकर देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संघात्मक कहते हैं। जैसे भारत में मोदी जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी, हर एक प्रकार के मंत्री मिलकर देश को क्या करते हैं, चलाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये संघात्मक शासन व्यवस्था हो गया। मैंने क्या कहा कि भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, अलग अलग प्रकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ग्राम प्रधान, ये सभी लोग मिलकर देश को चलाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहेंगे, जब कोई व्यक्ति अकेले पूरे देश को चलाता है, उसे क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक का मतलब होता है एक, और संघात्मक का मतलब होता है बहुत से ज्यादा। यानी जब देश को चलाने की बारी आएगी, जब बहुत से लोग मिलकर देश को चलाएंगे तो उसे संघात्मक कहेंगे, और अकेला व्यक्ति पूरे देश को चलाएगा उसे एकात्मक कहेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था को तानाशाही कह सकते हैं, तानाशाही व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद अकेला व्यक्ति पूरे देश को चलाता है। जैसे उत्तर कोरिया में आप नाम सुने होंगे किम जोंग का, जो अकेले तानाशाही के रूप में क्या करता है, देश को चलाता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था का मतलब हो गया, क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति देश को अकेले चलाता है उसे क्या कहते हैं, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। अब चलिए चलते हैं लक्षण की ओर। क्या लक्षण होता है संघात्मक लक्षण। भारत का संविधान संघात्मक है तो क्यों है, और भारत का संविधान एकात्मक है तो क्यों है। तो देखिए, पहला बिंदु आता है लिखित एवं कठोर संविधान। अब पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। देखिए, लिखित एवं कठोर संविधान। आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और क्या है, कठोर संविधान है। बहुत से अन्य देशों के संविधान से बहुत सी अच्छी बातों को लेकर हमारा संविधान लिखा गया है। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, पहला विशेषता क्या हो जाएगा कि लिखित एवं कठोर संविधान का होना। कहाँ होना, भारतीय संविधान में होना, भारत में होना। दूसरा चीज है कि संविधान की सर्वोच्चता। दूसरी विशेषता बता रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, भारत में
राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के लिए संविधान सेम है और दोनों को संविधान को मानना भी है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए संविधान एक ही है। क्या है? संविधान एक ही है और दोनों लोग संविधान से ही चलते हैं, ना कि संविधान के विरुद्ध चलते हैं। दोनों को कोई काम करना होगा, कोई एक्शन लेना होगा, कोई फैसला लेना होगा, कोई निर्णय लेना होगा तो किसके अंतर्गत लेंगे? तो क्या करेंगे? क्योंकि वह संविधान के अंतर्गत निर्णय लेंगे, क्योंकि भारत का संविधान में कहा गया है कि भारत का संविधान क्या है? सर्वोच्च है, यानी इससे परे नहीं हो सकते हैं, इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा बात क्या कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई भी काम करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं तीसरे की ओर, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। क्या कह रहा है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि आप इसके अंतर्गत रहकर अपना कार्य कर सकते हैं, आप इस दायरे के अंतर्गत रहकर आप अपना काम कर सकते हैं। उन्हीं चीज़ों को 3 सूचियों में बांटा गया है, और आप भी पढ़ चुके होंगे 3 सूचियों का नाम। पहला केंद्रीय सूची, या जिसे संघ सूची के नाम भी कहते हैं, जिसे संघ सूची के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसे 3 सूचियों में बांटा गया है: केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि केंद्र सूची क्या होती है। केंद्र सूची, कोई पूछ ले कि केंद्र सूची का मतलब, तो देखिए, जिन विषयों पर शासन या कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को हो, उसे क्या कहते हैं? उसे केंद्र सूची कहते हैं। केंद्र सूची को कैसे याद रख सकते हैं? तो केंद्र से केंद्र सरकार, यानी जिन विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? केंद्र सूची कहते हैं। अगला है राज्य सूची, यानी जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, उसे क्या कहते हैं? राज्य सूची। यानी जिन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। और जिन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? केंद्र सूची कहते हैं। अब बात आती है समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। किस पर होता है? तो समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि यदि कोई मुद्दे को लेकर, कोई विषय को लेकर यदि दोनों में विवाद हो जाए तो किसका कहना सर्वमान्य होगा? तो इस कंडीशन में केंद्र सरकार जो निर्णय लेगा वही मान्य होगा, वही सर्वोपरि होगा। तो देखिए, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन किसी मुद्दे को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर यदि दोनों में विवाद हो जाए तो किसका कहना सर्वोपरि होगा? तो केंद्र सरकार का कहना सर्वोपरि होगा। अब चलते हैं अगले की ओर, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। भारतीय संविधान में, भारत का संविधान एक ऐसा है जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करती है, या न्यायपालिका क्या करती है? हमारे भारतीय संविधान की रक्षा करती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने शब्दों में कहा है कि हमने अपने संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका का गठन किया है जो अपने आप में स्वतंत्र होगी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संघात्मक लक्षण क्या है। भारत का संविधान संघात्मक है तो क्यों है, आप लोगों को मैंने बता दिया कि इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग भारत का संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में आता है। अब चलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, एकात्मक का मतलब होता है अकेला। जैसे मैंने कहा कि उत्तर कोरिया में किम जोंग
अकेला शासन चलाता है। तो एकात्मक का मतलब कि अकेला। तो देखिए संघात्मक मतलब बताया जा रहा है कि भारत का संविधान कई लोग मिलकर चलाते हैं। तो क्यों चलाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंडीशन मिल गया। अब देखते हैं कि भारत का संविधान अकेला भी चलाया जा रहा है। भारत का संविधान अकेला भी चलाया जा रहा है। जो निर्णय लेने की शक्ति है वह कोई व्यक्ति अकेला भी ले रहा है। तो क्यों ले रहा है और कैसे भारतीय संविधान को एकात्मक लक्षण कहा गया है, और जैसे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए पहला बताया जा रहा है एकात्मक लक्षण, पहला भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण या विशेषता बताया जा रहा है शक्तिशाली केंद्र। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि राज्य की अपेक्षा केंद्र शक्तिशाली होती है, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ज़्यादातर शक्तियों केंद्र के पास होना, ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र के पास होना। अब बता रहा है कि केंद्र शक्तिशाली है तो क्यों है, केंद्र शक्तिशाली है तो क्यों है। भारतीय संविधान में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, तो क्यों शक्तिशाली है। तो देखिए जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मेरे में बल ज़्यादा होगा, या सोच मेरी अच्छी होगी तो इसी की वजह से मैं ताकतवर हो सकता हूँ। देखिए मेरी सोच अच्छी हो या मेरे में जान बहुत हो तो मैं ताकतवर हो सकता हूँ। इसीलिए बताया गया है कि भारतीय संविधान एकात्मक है तो क्यों है। तो देखिए पहला कंडीशन दे रहा है कि शक्तिशाली केंद्र, यानी राज्य की अपेक्षा केंद्र क्या होती है, शक्तिशाली होती है। क्यों होती है, कंडीशन को पढ़िए, कंडीशन को पढ़िए। ज़्यादातर शक्तियाँ केंद्र के पक्ष में होना, यानी राज्य से अधिक शक्तियां केंद्र के पक्ष में होती है, और निर्णय लेने में भी केंद्र के पास अधिक शक्तियां होती है, जबकि राज्य सरकार के पास कम शक्तियां होती है। अगला बता रहा है कि सभी महत्वपूर्ण विषयों को केंद्र सूची में रखा गया है। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उसको राज्य सूची में न रखकर किस में रखा गया है, केंद्र सूची में रखा गया है। अगला कंडीशन कह रहा है कि समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार का एकाधिकार है। जैसे मैं अभी आपको बताया हूं कि समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों को निर्णय लेने का अधिकार होता है, लेकिन किसी मुद्दे को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर यदि विवाद की स्थिति पैदा हो तो उसमें केंद्र सरकार का जो कहना होगा वह सर्वमान्य होगा, सर्वोपरि होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक तरफ से एकात्मक की झलक दिखाई दे रही है। जैसे दोनों में स्थिति सेम है, दोनों का अधिकार है, लेकिन यदि आप में हम लोगों में झगड़ा हो जाए तो मेरा कहना सर्वमान्य होगा, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूं, इसमें क्या दिखाई दे रही है, एकात्मकता की झलक दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि समवर्ती सूची में भी केंद्र का एकाधिकार होता है, यानी राज्य कोई नियम नहीं मान रहा है तो केंद्र कहेगा कि तुम छोड़ो मैं कर रहा हूं इसको, तो क्या हुआ, एकात्मकता हुआ, एकाधिकार हो गया। अब देखिए अवशिष्ट विषयों पर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, यानी जो पहले कानून थी अब नया सब्जेक्ट आया है, अब कोई नया मुद्दा आया है तो उस पर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है कानून बनाने का। अवशिष्ट विषय मतलब जो पहले थी मौजूद थी लेकिन वर्तमान में और कुछ नया आ गया है तो उस पर कानून बनाने का विषय का अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। राज्य सरकार के पास इसका कोई अधिकार नहीं होगा। अब देखिए दूसरा, ये तो अभी पहला पॉइंट था जिसमें 4 कंडीशन दिया था। अब देखते हैं दूसरा कि भारत का संविधान एकात्मक कैसे है, क्यों कह रहे हैं हम भारत के संविधान को एकात्मक। तो देखिए शांति काल में भी शक्तिशाली केंद्र बताया जा रहा है कि शांति काल में शक्तिशाली केंद्र, जैसे भारत में यदि संकटकालीन की स्थिति पैदा होती है तो राज्य सरकार के जगह पर केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि शांति काल में भी केंद्र को शक्तिशाली बना दिया जा रहा है। अब देखिए कंडीशन कैसे बन जाता है, कैसे केंद्र राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली बन जाता है, जबकि इसे संकटकालीन में बनना चाहिए लेकिन ये शांति काल में भी कैसे बन जा रहा है। तो पहला कंडीशन देखिए, पहला राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की, राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं यदि वो 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पेश कर देते हैं, बात को सुनिएगा, यदि राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं यदि 2/3 बहुमत से ये कह दे कि राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून बनाना राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है। बात को सुनिएगा, यदि राज्यसभा के सदस्य 2/3
बहुमत से यदि कोई बात कह दे कि राज्य सूची पर जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वह राष्ट्र हित के लिए होगी, यानी वह देश के सर्वांगीण विकास के लिए होगी, तो ये कानून क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। कि राज्य की कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों से 2/3 बहुमत पास हो जाए कि राज्य सूची पर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, तो क्या हो जाएगा, वो नियम लागू हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी राज्य से शक्तियों को क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर यदि कोई बात कह दे, कोई प्रस्ताव पेश कर दे कि केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए। यदि दो या दो से अधिक लोग कह दे कि केंद्र क्या करेगा, यानी केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगा, तो वो बन जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, यदि कुछ राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर और गए केंद्र सरकार के पास, यदि मोदी जी के पास गए और कहे कि मोदी जी आप राज्य सूची पर भी विषय बनाइए, बस इतना कह दे तो क्या हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। यदि 3-4 स्टेट के मुख्यमंत्री मिलकर जाएं और मोदी जी से कहें कि मोदी जी आप राज्य सूची पर भी कानून बनाइए, यानी मेरे से ये अधिकार ले लीजिए और इस पर कानून बनाइए, तो मोदी जी क्या करेंगे, पारित कर देंगे। तो यही बात कह रहा है कि दो या दो से अधिक राज्य यदि प्रस्ताव पेश कर दे कि केंद्र क्या करेगा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा, तो केंद्र क्या करेगा, उसे बनाना स्टार्ट कर देगा। अगली व्यवस्था को देखते हैं। भारतीय संविधान एकात्मक है तो क्यों है, तो देखिए अगला बता रहा है कि केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है, जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था कहता है कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग क्या होगा, संविधान होगा। यानी केंद्र के लिए अलग संविधान होना चाहिए और राज्य के लिए अलग संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए इसे एकात्मक की झलक भी दिखाई दे रही है। तो देखिए केंद्र और राज्य के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है और यह एकात्मकता की झलक को प्रस्तुत करती है। देखिए अगला है चौथा नंबर, केंद्र सरकार को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने, नए राज्य का निर्माण करने तथा राज्यों के नाम परिवर्तन करने का भी अधिकार है। देखिए केंद्र कितना मनमानी कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो केंद्र कितना मनमानी कर रहा है। देखिए केंद्र सरकार क्या होती है, राज्य की सीमाओं को परिवर्तन कर सकती है, उसको क्या है, अधिकार है। देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है और राज्य का नाम भी बदल सकती है। क्या क्या कर सकती है, केंद्र सरकार राज्य की सीमाओं को परिवर्तन भी कर सकती है, कोई दूसरे स्टेट को कोई दूसरे स्टेट से मिला भी सकती है, और जब मिलाएगी तो नए राज्य का निर्माण भी हो जाएगा, और जब नए राज्य का निर्माण हो जाएगा तो उस राज्य का नाम भी अलग हो जाएगा। तो देखिए कितना अधिकार हो गया, सीमाओं को परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है और उसका नाम भी रख सकती है, या वो जो नाम है उसको बदल भी सकती है। अब देखिए अगला नंबर है राज्य को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सरकार को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार कहती है कि तुम आराम से बैठे रहो भाई, मैं सब संभालूंगा, तुम एक तरफ से सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पर रहो, मैं सब कुछ संभालूंगा। तो देखिए राज्य को संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य का कोई अधिकार नहीं बनता कि जाकर संविधान में कहे कि ये रूल गलती है, ये पर्सनालिटी गलती है, इसे हटाइए, कोई अधिकार नहीं है। अगला है एकल नागरिकता, एकहरी न्यायपालिका तथा एकहरी राष्ट्रभाषा की व्यवस्था। राज्य चाहे तो अपनी मन से कोई राष्ट्र भाषा नहीं प्रस्तुत कर सकता है, जो केंद्र ने लागू किया, जो राष्ट्रभाषा हम लोगों की बन गई वही पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अब देखिए अगला, राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है, मुख्यमंत्री चाहे कि राज्यपाल की नियुक्ति कर दे तो ये संभव नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, रा से राज्यपाल, रा से राष्ट्रपति, या ऐसे कह सकते हैं इन दोनों के आगे
आगे महामहिम का प्रयोग होता है, तो महामहिम वाला महामहिम को नियुक्त करता है। देखिए भारत में दो ही लोगों के आगे महामहिम का प्रयोग होता है, तो राज्यपाल का नाम लेना हो तो महामहिम ये, और राष्ट्रपति का नाम लेना हो तो महामहिम ये। तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि महामहिम वाला महामहिम की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति ही राज्यपालों की नियुक्ति करता है। अगला है कि राज्य को केंद्र से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं बच सकते हो भाई, यहाँ से नहीं बच सकते हो। केंद्र सरकार का जब अधिकार रहेगा ना तो राज्य सरकार बच ही नहीं सकता है। देखिए अगला कंडीशन क्या है कि राज्य को केंद्र से अलग होने का भी अधिकार नहीं है, राज्य को केंद्र से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर केंद्र का एकाधिकार। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी विदेश से कोई प्रोजेक्ट खरीदना हो, कोई काम करना हो, विदेश से कोई फाइटर जेट या कोई भी विमान खरीदना हो, कोई भी मुद्दा हो, तो उस पर अकेले क्या करेगा, केंद्र ही फरियाद देगा। अब मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को और किसी चीज़ को जाने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी ही अकेले क्या करेंगे, फरियाद देंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर केंद्र का एकाधिकार, यानी मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता है कि आप ले लीजिए, सजेशन दे सकता है, कुछ अपने में गठन कर सकते हैं, लेकिन एकाधिकार की बात कर रहा है, यानी जब चाहे केंद्र सरकार राज्य की नीतियों को, नियमों को, बातों को टाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द एक प्रयोग किया गया है एकाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सिर्फ हक है तो किसका है, केंद्र सरकार का हक है किसी भी निर्णय को, किसी भी प्रस्ताव को, किसी बात को मानने के लिए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य को नहीं। राज्य योगी जी क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा सकते हैं, मोदी जी सिर्फ लगा सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार को नहीं है। और अगला बात कर रहा है कि राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर है। अब इसका मतलब कि आर्थिक दृष्टि से मतलब राज्य कोई काम करेगा तो बजट कहाँ से आएगा, तो प्रधानमंत्री जी के पास से आएगा कोई बजट, और अपने से ही अर्न कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन सैलरी इनको मिल रही है वो अलग बात है, लेकिन कोई काम होगा, कोई बजट इनको पास होगा तभी ना कोई काम करेंगे, कहाँ से, घर से पैसा लाएंगे। तो देखिए राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर है, यानी जब कोई केंद्र से काम आएगा, केंद्र से जब कोई काम आएगा, उसका बजट आएगा, तब न राज्य सरकार करेगी काम। तो यही कह रहा है कि राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर है कि कुछ बजट भेजिए तभी ना हम कोई काम करेंगे। तो देखिए ये रहा हम लोग का संघात्मक विशेषताएं और ये रहा हम लोग का एकात्मक विशेषताएं। अब चलते हैं एक विद्वान ने, एक विचारक कह सकते हैं, जिन्होंने अपना मत दिया है कि भारत का संविधान न तो संघात्मक है और न पूरी तरह से एकात्मक है, इनमें दोनों का समन्वय है। आपको सीधी पढ़कर बता रहा हूं, भारत का संविधान न तो पूरी तरह से संघात्मक है, क्या बात कर रहा है, संघात्मक की, न तो पूरी तरह से संघात्मक है और न ही पूरी तरह से एकात्मक है, वरन इसमें दोनों का समन्वय है। यदि कोई पूछे कि भारत का संविधान क्या संघात्मक है, तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एकात्मकता की भी झलक है। कोई कहेगा कि भारत का संविधान एकात्मक है, आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें संघात्मकता की भी झलक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और मेरे मेहनत का रिजल्ट कितना मिलना चाहिए इससे भी इंतजार रहेगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।